देखो, कल हम लोग पढ़े थे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो उसमें हम लोग ना देखे थे कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ठीक है, वो सबसे पहले भारत में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन जो चले थे, तो उस उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से क्या हुआ था, संघर्ष करते करते एक एकता का भाव जगा लोगों में। फिर क्या हुआ कि सभी भारतीयों को दमन किया गया, उनको उत्पीड़न दिया गया, तो उससे एक साझा भाव जागृत हुआ जो कि राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया में सहायक हुआ। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की एक घटना घटी और उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि भारत के राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुआ। सबसे पहले विश्व युद्ध हुआ आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के हम गुलाम थे, तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ रहा था, तो उसका रक्षा व्यय बढ़ गया। रक्षा व्यय बढ़ गया तो वो कर्जा लिया। कर्जा किससे लिया? अमेरिका से लिया। तो कर्जा जो लिया, उसकी कर्जा की भरपाई के लिए वो भारत में क्या किया? कर को बढ़ा दिया और सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर व्यवस्था ले आया कि आय पर टैक्स लगेगा, ये ले आया, है ना। और सेना में फिर जो है बहुत ज़्यादा जबरन भर्ती किया जाने लगा। तो किसी का भी आप ज़बरदस्ती का अगर किसी को सेना में भर्ती करोगे तो लोगों का उग्र होना स्वाभाविक है। तो ये स्थिति बनी। फिर उसी दौरान कीमत 2 गुना हो गया, फिर जो रेट चल रहा था वो 2 गुना हो गया। फिर उसके बाद फ्लू की महामारी आई, खाद्यान्न आपूर्ति जो है एकदम कम हो गया, ना के बराबर होने लगा, लोग मरने लगे। 1921 का एक आंकड़ा है कि उस जो लोग मरे थे, कितना मरे थे? 120 से 130 लाख लोग भूख और महामारी दोनों से मरे थे। और अभी जो हमारा कोरोना का हम बताए थे आपको, कोरोना के दौरान जो हमारा महामारी आया था, तो इसमें मात्र 4,60,000 मरे थे। चूँकि अभी जनसंख्या ज़्यादा है तो हिसाब से ज़्यादा मरना चाहिए, उस समय तो जनसंख्या कम ना रही थी, तो पर भी उतना ज़्यादा लोग मरे थे। तो इसके हिसाब से अभी स्थिति काफ़ी ठीक ठाक है कि नहीं? तो इसके बाद अब हम आगे का इतिहास जो है जानेंगे गांधी जी से। वैसे गांधी जी का इतिहास जो है ना, और उनके जन्म से लेकर वो वकालत की पढ़ाई करने गए लंदन, वहाँ से लेकर अफ्रीका में उन्होंने बहुत समय तक टाइम बिताया था। और अफ्रीका में चूँकि एक वकील थे, बहुत अच्छा वकील थे वो, है ना। और अफ्रीका में वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए ही, अफ्रीका में जो है अपना वकालत करने के लिए गए थे। वो पढ़ाई अपने लंदन से करके आए थे और अफ्रीका में गए थे। तो अफ्रीका में उन वकालत का जो काम किए थे ना, बहुत अच्छा काम किए थे। वहाँ भी अंग्रेज का शासन था वहाँ पे, तो उनको हिला के रख दिए थे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग नहीं जान रहे क्योंकि उतना बुक में आपका है नहीं। आपको जो इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे 9 जनवरी 1915 से, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। और इसी दिन को हम 2003 से क्या है कि प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाते हैं। प्रवासी मतलब वैसे भारत के लोग जो हमारे देश से जाकर किसी और दूसरे देश में हैं, है ना, तो उनको क्या है कि गांधी जी जिस तरह से अफ्रीका में अपनी बहुत सारा अपना योगदान दिए, पढ़ाई किए लंदन में, तो हम गांधी जी जैसे विद्वान लोग, है ना, भारत के अभी ऐसे लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उनको बुलाने के लिए एक ये त्यौहार, ये जो आपका दिवस है मनाया जाता है ताकि लोग उनमें प्रेरणा आए और वो भारत में आए, या फिर हो सके भारत में ना भी आए, जैसे मान लो उनकी कोई इन्वेस्टमेंट है या कुछ काम है तो भारत के लिए भी कुछ सोचें, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2003 से ये शुरू किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना होगा, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? उसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से शुरू हुआ ये? 2003 से शुरू हुआ। 15 का हमको इतना जानकारी रखना है, ठीक है। अब क्या है, देखो 1916 की बात आती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंट दें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपको पता होगा कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी जो मुलाकात है गांधी जी की, दक्षिण अफ्रीका में ही हुई थी। याद रखिएगा, कहाँ हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में उनकी मुलाकात हुई थी। तब दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी को उनके गुरु बताए थे कि आप जब जा रहे हैं इंडिया, ठीक है, तो आप 1 साल तक पूरा आ जाओ, 1 साल तक पूरा आप जो है पहले ऑब्जर्व कीजिएगा, पता करिएगा, घूमिएगा पूरा इंडिया कि कहाँ कैसा है क्या है बोल के। उसको सटा दो। 1 साल के लिए उनको क्या बोले थे कि पूरा इंडिया आप घूमो।
घूमो मतलब पूरा ट्रैवल करो मत, मतलब आप ऑब्जर्व करो कि चीज़ें क्या है ना। हर चीज़ को सीखो कि कौन कैसा है क्या है। एक साल तक तुमको कुछ नहीं करना, बस तुमको खाली जानकारी लेना है, स्थिति का जायजा लेना है, ठीक है। तो 1916 में इसीलिए 15 में तो आए थे, 16 में कुछ काम नहीं किए, 16 में कुछ काम नहीं किए। तो 16 में जो प्रमुख घटनाएं हुई वो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। अधिवेशन मतलब मीटिंग होती थी, वहाँ पे बैठक होती थी, ठीक है, हर साल होता था। तो 1916 याद रखोगे, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ गांधी जी भाग लिए थे। और वहीं पर बिहार का व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। कहाँ का व्यक्ति था? बिहार का। तो ये जो है ना गांधी जी से यहीं लखनऊ अधिवेशन में मिला था और उनको आमंत्रण दिया था कि गांधी जी आप जो है बिहार आइए, चंपारण आइए, वहाँ पे अंग्रेज लोग जो है हमसे ज़बरदस्ती नील का खेती करवा रहा है। नील का खेती, चंपारण जो है आपका, या जो बिहार है ना, वहाँ पर अंग्रेज लोग नील का खेती करवाता। बिहार में क्या हो रहा है? नील का खेती करवा रहा है। नील का खेती में क्या करवा रहा था? इस टाइप का प्रॉब्लम। आ जाओ, 3 कठिया पद्धति वहाँ पे चलता था। 3 कठिया मतलब देखो क्या था, जिसका भी ज़मीन 20 कट्ठा ज़मीन है, जिसका 20 कट्ठा ज़मीन है उसको 3 कट्ठा ज़मीन पे नील का खेती करना है, ऐसा अनिवार्य था। बिहार में ऐसा बात नहीं जी, बिहार में ऐसा अनिवार्य कर दिया था। तो नील का खेती से क्या होता था, ज़मीन बंजर होते जा रहा था। अब नील खाता थोड़ी था, कपड़ा में देने वाला नील था वो, ठीक है। तो अंग्रेज खेती इसलिए करवाते थे क्योंकि उसका वो व्यापार करते थे, इस दृष्टिकोण से उनके लिए ज़रूरी था वो, ठीक है ना। बिहार में नील का खेती के लिए क्या कंडीशन था, 20 कट्ठा ज़मीन पे आप अगर है आपका, तो हर 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा ज़मीन पे आपको क्या करना है, नील का बुआई करना है। अब 1 कट्ठा जो ज़मीन होता है ना, 1 कट्ठा जो ज़मीन होता है वो आपका 3.125 डिसमिल के बराबर होता है। ज़मीन जो होता है ना, जैसे डिसमिल होता है, ज़मीन डिसमिल में, डिसमिल एकड़, इसमें ज़मीन को नापा जाता है। उसके बाद 1916 में ही क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी किए थे। बनारस में है, पता है ये। और यहीं पर गांधी जी पहली बार जनता के समक्ष आए थे। मतलब गांधी जी 1915 में आए, उसका जनता से डायरेक्ट एड्रेस नहीं किया था कभी भी जनता को। वही कब आए थे? मदन मोहन मालवीय जी उसको बुलाए थे, कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, तो उनका उद्घाटन समारोह था। तो गांधी जी काफ़ी फेमस व्यक्ति थे क्योंकि अफ्रीका में वैसा काम किए थे, इसलिए काफ़ी फेमस हो गए थे। तो इसी वजह से क्या उनको बुलाए थे। तो गांधी जी उस समय पब्लिक को एड्रेस किए थे, ठीक है, पहली बार। उसके बाद देखो, अब 1 साल पूरा हो गया। 1917 में चूंकि राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था कि चलिए चंपारण, तो 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। उन्होंने सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह है। सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। तो चंपारण सत्याग्रह में गए ना चंपारण, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ के, है ना, धरना वगैरह दिया वहाँ पे। तो धरना वगैरह दिए तो फिर बोला गया कि भाई धरना क्यों दे रहे हो। तो गांधी जी चूँकि वकालत किए हुए थे, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो, ठीक है। तो उन्होंने हर तरह से कानून का उन्होंने क्या किया, कानून के बारे में बताया कि देखो ये गलत है, क्योंकि वो नील तो खाते हैं नहीं और ज़मीन है उनका, हो जा रहा है बंजर। तो वो वाला सत्याग्रह क्या हो गया, फिर अंत में जो अंग्रेज़ थे ना, वो समझ गए कि जो है गांधी जी कानूनी रूप से सही हैं, ठीक है ना। अब गांधी जी को कानूनी रूप से सही, उनके लिए ना, देखो एक छोटा सा पीछे हम आपको ले जा रहे हैं। गांधी जी एक बार अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो अफ्रीका में ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो आप लोग सुने भी होंगे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और फर्स्ट क्लास जो एसी होता है ना, फर्स्ट क्लास एसी बोगी में सफ़र कर रहे थे। वो टिकट लिए थे, तो वहाँ पे ना उनको धक्का मार के निकाल दिया जाता है। बोला जाता है कि कुत्ता और इंडियन नॉट अलाउ, ठीक है ना, अलाउ नहीं है। तो वो बोले हम टिकट तो खरीदे हैं, अलाउ काहे नहीं कर रहा है कि नहीं। तो केस कर दिए, ठीक है, लंदन में केस कर दिए। तो केस कर दिए, खुद वकील हैं, लड़े, केस का दिक्कत है, केस जीत गए, है ना। को माफ़ी मांगना पड़ा, इंग्लैंड सरकार को माफ़ी मांगना पड़ा। तो ये पहले की घटना है,
गांधी जी का, अफ्रीका में अपना तांडव करके आए हैं, तो वही सब देख रहा है ये आपका चंपारण में, वहाँ का अंग्रेज अधिकारी लोग देख रहा है, तो पता नहीं फिर और कोई बड़ा भूचाल ना आ जाए बोल के वो लोग क्या करता है, मान जाता है। और ये जो था 3 कठिया वाला जो नील की खेती करने का जो कंडीशन बना के रखा था, वो लोग उसको हटा देता है। तो गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह भारत में वो कहाँ हुआ था, चंपारण में 1917 में। और गांधी जी का अगर पहला सत्याग्रह बोलेंगे गांधी जी का पर्सनली, तो साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ था, भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण। उसके बाद 17 में वहाँ से आने के बाद वो गुजरात का जो खेड़ा है ना, खेड़ा एक जगह है, वहाँ पे किसानों के आंदोलन में भाग लेते हैं। खेड़ा में हुआ क्या था ना, फसल बर्बाद हो गया था और लोग किसान जो है लगान देने की स्थिति में नहीं थे, और ज़बरदस्ती का जो अंग्रेज किसान से लगान लेने पे तुले हुए थे। तो गांधी जी बोले गलत है, देखो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वहाँ भी क्या हो गया, गांधी जी खेड़ा आंदोलन में सफल हो गए और किसानों का जो लगान है वो उनको नहीं देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद 1918 में मिल मजदूरों के लिए वो भूख हड़ताल करते हैं। गांधी जी का पहला जो भूख हड़ताल है भारत में वो कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में मजदूर मिल जो मिल मजदूर जो यहाँ काम मिल में जो मजदूर काम करते थे, है ना, मिल मजदूर मैंने कपड़ा का जो मिल था वहाँ पे काम करते थे, उनके लिए वो भूख हड़ताल किए थे। कारण ये था इनको ना ओवर टाइम कराया जा रहा था। अब भैया जो जितना काम करने का क्षमता है, जितना चाहेगा उतना ही ना कर, जबरदस्ती तो किसी से काम नहीं ना करवाइएगा। तो यहाँ पर भी इनका क्या है, जो भूख हड़ताल है वो क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है। उसके बाद 1919 की घटना देखो, 1919 में रौलक एक्ट आया था, आपको याद है। अलग अलग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और पढ़ेंगे कि कब कब क्या क्या घटना घटा। हम आपको डेट बाय डेट मैंने ईयर वाइज क्या क्या हुआ था वो घटना याद कराने के लिए सीरियल लिखे हैं, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ था, रौलक एक्ट आया था। रौलक एक्ट क्या है, अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें भारत में हो रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना या उनको ख़त्म करना, ये उनका उद्देश्य था। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्ट था कानून में ये मेंशन था कि कोई भी भारतीय को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में रखा जा सकता है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। क्योंकि मुकदमा चलेगा तब ना निर्णय होगा, निर्णय होगा ही नहीं, मुकदमा चलेगा ही नहीं, तो फिर निर्णय कहाँ से होगा। नहीं कि 2 साल बाद डिसाइड होगा कि तुमको काहे पकड़े हैं बोल के, है कि नहीं। और रौलक एक्ट इसीलिए बोला गया रौलक, क्योंकि सर सिडनी रौलक जो थे उनकी अध्यक्षता में ये कानून बना था, तो इसीलिए इसका नाम रौलक एक्ट पड़ गया। इसको भारतीय लोग काला कानून बोलते थे, ठीक है ना। और गांधी जी भी इसका विरोध किए थे, है ना। तो अब देखो, अब 1919 में आया ये, फिर 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, है ना। और चूँकि बैसाखी का त्यौहार था और ये जो रौलक एक्ट था इसके भी विरोध में लोग जमा हुए, दोनों चीज़ था, बैसाखी का त्यौहार भी बनाना था और रौलक एक्ट के विरोध में भी, ठीक है। और इकट्ठा हुए थे और लोगों को पता नहीं था क्योंकि वहाँ पे मार्शल लॉ लागू था और जनरल डायर आया और आंदोलन फायर कर दिया, ठीक है। तो और एक चीज़ है यहाँ पे ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ ना, उसके बाद और एक चीज़ हुआ था, हंटर आयोग का गठन हुआ था यहाँ पे, हंटर आयोग। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, उसके बाद हंटर आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग का काम था कि बोला नहीं बहुत ज़्यादा लोग मरा चिल्ला रहा है, अच्छा ठीक है हम जांच करते हैं, बोले अंग्रेज लोग जो है हंटर आयोग का गठन किया, ठीक है। हंटर आयोग का गठन किया ना और भेजा कि बताइए, मैंने ये लोग क्या रिपोर्ट दिया पता है, ये लोग रिपोर्ट दिया कि देखिए जनरल डायर जो किया ना वो सही किया, उसमें उसका कोई गलती नहीं है, उसको क्लीन चिट दे दिया उसको, मतलब क्लीन चिट मतलब जनरल डायर का कोई गलती नहीं है, समझ रहे बात को। गांधी जी को बहुत गुस्सा लगा, तो उनको एक अंग्रेज लोग उपाधि दिया था, अंग्रेज लोग उपाधि दिया था, हाँ, कैसर ए हिंद का उपाधि दिया था। तो ये कैसर ए हिंद का जो उपाधि है ना, ये आप वापस कर देते हैं, कौन, गांधी जी। उसके बाद कितना क्लियर है, इसके पैरेलल में था इसलिए बता दिए, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा मार्च लिख दिए हम नीचे में, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का भी गठन हुआ था, ठीक है। कौन किए थे,
मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा बनाई गई थी। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। अभी मुंबई बोलते हैं, पहले बम्बई बोला जाता था, ठीक है, तो बम्बई लिख दिए हम। ये दोनों भाई थे, शौकत अली, है ना, अली बंधु ऐसा करके बोलते हैं, ठीक है। अब खिलाफत समिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है ना, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तुर्की की हार हो गई थी, क्योंकि तुर्की क्या था, केंद्रीय शक्ति की ओर से था। तो तुर्की जो था ना, वहाँ तुर्की में पहले हम लोग पहले देखो यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय में पढ़े हैं हम, ऑटोमन साम्राज्य का वो हिस्सा हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य का हिस्से में ही तुर्की आया करता था। ऑटोमन साम्राज्य मुसलमानों का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, मुसलमान लोग उसको लीड करता था, ठीक है। तो जो ऑटोमन साम्राज्य का जो प्रमुख हुआ करता था, या मुस्लिम धर्म का जो प्रमुख व्यक्ति होता था, धार्मिक जो प्रधान होता था, है ना, तो उनको खलीफा कहा जाता था। क्योंकि तुर्की हार गया, और तो ऐसा माना जा रहा था कि जो ब्रिटेन है उसके साथ कोई गलत प्रतिबंध लगा देगा, ऐसा माना जा रहा था। तो लोग जो है ना, पूरे भारतवर्ष के, पूरे दुनिया भर के लोग अपने खलीफा के सम्मान के लिए, उनके संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। तो उसी क्रम में भारत में भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, खलीफा के सम्मान के लिए और खलीफा के पद को बचाने के लिए, खलीफा के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो, कोई अनुचित कार्य ना हो, इसके लिए आंदोलन किया जा रहा था, ठीक है। तो इसी संदर्भ में पहले खलीफा समिति बनी, तो समिति बनेगा तब ना फिर आंदोलन होगा। और गांधी जी भी इसमें सहयोग किए थे कि देख, मतलब गांधी जी मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन में अपने साथ लाने के लिए, या सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए खिलाफत समिति, आगे पढ़ेंगे आगे 1920-21 में फिर असहयोग आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत समिति और असहयोग आंदोलन को साथ साथ शुरू किए थे गांधी जी। लेकिन क्या हुआ, जब अंग्रेज खलीफा के पद के, खलीफा के संदर्भ में कुछ किए ही नहीं, वो जैसा अनुमान लगाया जा रहा था खलीफा के साथ कोई गलत व्यवहार होगा, कुछ हुआ ही नहीं। तो खिलाफत जो आंदोलन है धीरे धीरे क्या हो गया, ढीला पड़ते गया, और असहयोग आंदोलन अपने बलबूते करते चले गए, है ना। तो असहयोग आंदोलन आएंगे तो फिर उसमें और डीपली बताएंगे।